Bismillahirrahmanirrahim. Today we discuss the Arrhenius theory of electrolytic dissociation. Arrhenius put forward a theory of electrolytic dissociation in aqueous solution in 1887. And this theory was proposed in order to explain the behavior of the solution of electrolytes. इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशंस कैसे बिहेव करते हैं, वो कैसे होते हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए आर्हेनियस ने ये थ्योरी प्रपोज की है. इट इज़ कॉल्ड आर्हेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशंस. दिस थ्योरी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द मॉडर्न ट्रीटमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं. फर्स्ट, the electrolyte in solutions are dissociated into electrically charged particles called ions. यानी जब इलेक्ट्रोलाइट्स को हम डिज़ोल्व करते हैं, उसका सोल्यूशन बना लेते हैं, तो सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट्स के चार्ज पार्टिकल्स बनेंगे. उन चार्ज पार्टिकल्स को आयंस कहते हैं. अब ये चार्ज पार्टिकल्स दो तरह के होंगे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड कैटायंस and negatively charged particles are called anions. अब इन anions में cations, anions और undissociated, यानी ये जब हम सोल्यूशन बनाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्वेंट में डाल देते हैं, तो सारे इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट नहीं होंगे. उनमें से कुछ डिसोसिएट हो जाएगा और कुछ अनडिसोसिएटेड रहेंगे. तो जो डिसोसिएट हो जाएंगे उससे पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस बन जाएंगे, कैटायंस एंड एनायंस. और जो डिसोसिएट नहीं होंगे वो उसी तरह साल्ट के उस इलेक्ट्रोलाइट मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेंगे. तो इसका ये मतलब हुआ कि सॉल्यूशन में दोनों रहेंगे, डिसोसिएटेड फॉर्म में भी रहेंगे और अनडिसोसिएटेड फॉर्म में भी इलेक्ट्रोलाइट रहेंगे. सो देयर इज़ अ डायनामिक इक्विलिब्रियम इन द सॉल्यूशन बिटवीन द अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स एंड द आयंस विच डिसोसिएट फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट्स. तो ये इक्विलिब्रियम शो कर रहा है. ए बी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और A cations or B anions. So there is an equilibrium, and when electrolyte AB is dissolved, it dissociates into A plus and B negative, and there is a dynamic equilibrium, an equilibrium between undissociated and dissociated electrolytes. ये हो गया first point. Second point, ये जो आयंस बनते हैं, कैटायंस और एनायंस, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, दीज आयंस आर फ्री टू मूव इंडिपेंडेंटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी एक की मूवमेंट दूसरे की वजह से मुतासिर नहीं होती. किस फॉर्म में? व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड. यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये आयंस दे स्टार्ट मूविंग. किस तरह मूव करेंगे? जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, वोल्टेज अप्लाई करेंगे, इसमें इलेक्ट्रोड डिप करेंगे, इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करेंगे, तो एक टर्मिनल इसका हो जाए कनेक्ट होगा पॉजिटिव के साथ, बैटरी के टर्मिनल के साथ, और दूसरा नेगेटिव. तो इसमें इसका मतलब सोल्यूशन में दो इलेक्ट्रोड्स आ जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव. तो जब बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो दीज आयंस स्टार्ट मूविंग. इसमें से जो पॉजिटिव आयंस होंगे वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे और जो नेगेटिव आयंस होंगे वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे. और ये मूवमेंट अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर आयंस. द आयंस आर फ्री टू मूव इंडिपेंडेंटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. कैटायंस, पॉजिटिव आयंस मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स. ये होगा नेगेटिव. Are cathode and anions move towards the positive electrodes are anode. एनोड और कैथोड क्या है? जहाँ पर रिडक्शन होती है वो कैथोड है और जहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है वो एनोड है. तो कैटायंस जो कि पॉजिटिव आयंस है वो इलेक्ट्रोड पर जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, गेट्स इलेक्ट्रॉन, सो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कैथोड रिडक्शन. और जिस इलेक्ट्रोड पर होते हैं वो कैथोड कहलाएगा. तो द नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज कैथोड. इस तरह जो नेगेटिव आयंस है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव आयंस वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन. तो देयरफॉर द नेगेटिव इलेक्ट्रोड वुड बी एनोड. वोल्टेज सेल में ये अपोजिट था.
एनोड और कैथोड के चार्जेस वो अपोजिट थे। अच्छा, ये 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा पॉइंट, द नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज कैटाइंस एंड नेगेटिवली चार्ज एनाइंस में बी डिफरेंट। इस केस में x ऑफ a बनते हैं और y नंबर ऑफ b बनते हैं। ये नंबर डिफरेंट हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। द नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज कैटाइंस एंड नेगेटिवली चार्ज एनाइंस में बी डिफरेंट, हाउएवर द टोटल चार्ज कैरिड बाय कैटाइन इज इक्वल टू दैट ऑफ टोटल चार्ज कैरिड बाय एनाइंस। चार्ज उसका सेम रहेगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? एज ए रिजल्ट द सॉल्यूशन is neutral as a whole. The net result is that the solution as a whole is electrically neutral in spite of presence of the charged particles. Fourth point, the extent of dissociation or degree of dissociation is different for different electrolytes and depends on a number of factors. Degree of dissociation or extent of dissociation क्या मतलब? This is the ratio of the number of the molecules dissociated to the total number of the molecules of the electrolyte. Degree of dissociation is the ratio. It is the ratio of the molecule of the electrolyte dissociated to the total number of molecules, or in other words, this is equal to number of the molecule dissociated divided by total number of molecules of the electrolytes, जिसमें से dissociated और undissociated सारे आएंगे before the dissociations. So this is a ratio of the dissociated to the total number of molecule is degree of dissociation alpha. This alpha is different for different electrolytes and depends on a number of factors. For example, at normal dilution the value of alpha is nearly 1 for strong electrolytes. Number of dissociated molecules in strong electrolytes तमाम के तमाम वो dissociate हो जाते हैं, तो fractions वो 1 हो जाएगा, यानी undissociated उसमें रहेगा ही नहीं। So this is nearly to 1, while it is very less than 1 for weak electrolytes. Higher the dielectric constant of the solvent, and ये dissociation solvent पर भी depend करता है. So if higher is the dielectric constant of the solvent, more is its ionizing power. तो फिर क्या होगा? वहाँ पर degree of dissociation higher होगी जब polar solvent use करेंगे. Water is the most powerful ionizing solvent as its dielectric constant is highest. तो इस तरह सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करता है, यानी एक तो नेचर हो जाएगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 के करीब है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ये 1 से बहुत कम है। दूसरा सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है, जिस सॉल्वेंट्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होगा उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हाइयर है, जिस सॉल्वेंट्स का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होगा उसमें डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कम है। Similarly, this degree of dissociation is inversely proportional to concentration of the solutions. अगर dilute solution लेंगे तो all of the ions will be in, all of the molecules will be in the dissociated form. यानी यहाँ पर equilibrium है, इतना कम लेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा dissociated form में होंगे. So it is inversely proportional to concentrations and also inversely proportional to weight of the solutions. एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन, यानी जितना सॉल्वेंट ज़्यादा करेंगे, जब ज़्यादा डालेंगे सॉल्वेंट ज़्यादा होगा तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। कंसंट्रेशन के कम होने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस, तो देयरफॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशंस। एंड इन अदर वर्ड्स इट इज़ अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट, ये भी तक एक ही बात है। अमाउंट ज़्यादा करेंगे तो डाइल्यूशन बढ़ जाएगी, तो अमाउंट के सॉल्वेंट के अमाउंट ज़्यादा करने से डाइल्यूशन इंक्रीजेस। सो और डाइल्यूशन के इंक्रीज होने से कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, देयरफॉर द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट। दिस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर और प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन की वजह से भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अफेक्टेड। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस in the presence of strong electrolytes having a common ion. Calculations of the degree of dissociation for various electrolytes in aqueous solution show that practically all salts, strong acids and strong bases are highly ionized in water. तो फिर ऐसी substances को कहते हैं strong electrolytes जो highly ionized होते हैं, dissociate होते हैं, ionized, dissociated.
dissociated in water. These are known as strong electrolytes. Aqueous solution of these electrolytes are therefore good conductor of electricity, जो strong electrolytes होंगे. On the other hand, there are many substances whose aqueous solutions are poor conductor of electricity. These substances include many organic acids and bases, for example, carbonic acids, ammonium hydroxide. These are weak electrolytes. इस theory के कुछ limitation हैं. This theory is satisfactory for electrolytes. However, when applied to strong electrolytes, many anomalies have been observed, which seriously questions on the validity of some of the postulates of the theory. यानी weak electrolytes के लिए तो ठीक है, लेकिन जब अब हम इस theory को strong electrolytes को apply करते हैं तो इस theory के कुछ points पर सवाल उठाए जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हाई कम्प्लीटली डिसोसिएट होते हैं तो उसमें अनडिसोसिएट में रहेंगे ही नहीं, तो ये इक्विलिब्रियम इसमें नहीं होगा. फिर तो पहला पॉइंट पे उसमें वैलिड नहीं होगा. देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन डिसोसिएटेड एंड अनडिसोसिएटेड. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स तो वो होते हैं जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, अनडिसोसिएट इसमें रहते ही नहीं हैं, so therefore there will be no equilibriums. तो ये इस पॉइंट पर इस क्वेश्चनेबल. So the degree of dissociation obtained from the conductivity measurements and from the colligative properties is in good agreement for weak electrolytes, but for strong electrolytes the agreement is very poor. The Oswald dilution law, ये हमने next discuss करना है. This law is based on the basis of the Arrhenius theory. So it is related to Arrhenius theory. So this Oswald dilution law is obeyed by weak electrolytes. It is not obeyed by all strong electrolytes. In Arrhenius theory assumes the existence of ions but does not take into account the electrostatic attraction. यानी इसमें एक point है ना कि the ions are free to move independently under the influence of the applied electric field. लेकिन चूँकि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मौजूद हैं सोल्यूशन में, तो इनके दरमियान तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस भी पाए जाते हैं. देयर इज एन अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. तो इसको तो हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन इस थ्योरी में ये इग्नोर कर दिया गया है. बट it does not take into account the electrostatic attraction between the ions. The effect of interionic attraction is quite small in solution of weak electrolytes, but in case of strong electrolytes this effect is quite pronounced. In strong electrolyte के केस में हम ये नहीं कह सकते कि charged particles are ions are free to move independently. तो ये इसके कुछ लिमिटेशन है. तो फिर अब इसमें हमने नेक्स्ट डिस्कस करना है ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ.